दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को सशक्त, समर्थ और सक्षम बनाने हेतु विभिन्न योजनाओं का निर्माण किया गया है, जिनके द्वारा व्यापक स्तर पर दिव्यांगजनों को लाभ पहुंच रहा है। जानकारी के अभाव में कोई भी दिव्यांगजन इन योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे, इसलिए 91.2 NIVH हलोदून दिव्यांगजनों को समर्पित एकमात्र कम्युनिटी रेडियो स्टेशन लेकर आया है कार्यक्रमों की खास श्रृंखला, सक्षम दिव्यांग सशक्त भारत की पहचान। कार्यक्रमों की इस श्रृंखला में आप जानेंगे दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्मित विभिन्न योजनाओं के बारे में। RCI यानी भारतीय पुनर्वास परिषद भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत एक सांविधिक निकाय है। RCI दिव्यांगजनों के शिक्षण, प्रशिक्षण और सहायता की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए कार्य करती है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मानकीकृत करना, उनको विनियमित करना और उनकी निगरानी करना RCI के प्रमुख कार्यों में शामिल है। RCI CRR यानी सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर को भी मेंटेन करती है और विशिष्ट शिक्षा व दिव्यांगता के क्षेत्र में शोध को भी बढ़ावा देती है। यदि आप भी RCI के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो परिषद की वेबसाइट www.rehabcouncil.nic.in से प्राप्त कर सकते हैं। 91.2 NIVH हलोदून पर आप सुन रहे हैं हमारी खास कार्यक्रम श्रृंखला सक्षम दिव्यांग सशक्त भारत की पहचान। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी RCI के बारे में। RCI की स्थापना कब और कैसे हुई, RCI के गठन के मुख्य उद्देश्य क्या हैं और RCI किस तरह कार्य करती है, इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सुबोध कुमार सर। आप पिछले 35 वर्षों से दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और लंबे समय से RCI में विभिन्न पदों पर रहते हुए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आइए रूबरू करवाते हैं आपको हमारे खास मेहमान से और जानकारी लेते हैं RCI के बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। हम सबसे पहले आपसे आपका परिचय चाहेंगे। जी नमस्कार मैम, मेरा नाम सुबोध कुमार है और मैं इस डिजेबिलिटी के फील्ड में लास्ट 35 ईयर से काम कर रहा हूँ और RCI में खासकर रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में 1998 से काम कर रहा हूँ। मैंने अपना कैरियर शुरुआत किया इस डिजेबिलिटी फील्ड में प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेने के बाद। वैसे मेरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड, मैंने साइकोलॉजी से मास्टर किया हुआ है, डॉक्टरेट किया है हमने जामिया से, और डिजेबिलिटी की फील्ड में हमने एक प्रोफेशनल डिप्लोमा किया है नेशनल इंस्टीट्यूट से 1988 में। उस समय ये एक्ट प्रोविजंस नहीं होते थे, डिजेबिलिटी फील्ड के बारे में जानकारी नहीं होती थी, लोगों की अवेयरनेस बहुत कम था और ग्रासरूट लेवल पर बच्चों के साथ काम किया, खासकर ID बच्चों के साथ काम किया। उसके बाद हम 1998 में RCI में मैंने अपना करियर एज असिस्टेंट डायरेक्टर शुरू किया। हमें उसके बाद कुछ सालों के बाद मेरा प्रमोशन हुआ डिप्टी डायरेक्टर पर। डिप्टी डायरेक्टर पोस्ट के बाद मुझे मेंबर सेक्रेटरी का भी प्रभार मिला 2008 में। 2010 में मैं हरियाणा सरकार में स्टेट इंस्टीट्यूट में मुझे डायरेक्टर पोस्ट के लिए ऑफ़र मिला और मैं डेप्यूटेशन पर वहाँ पर 2010 में हरियाणा सरकार में डायरेक्टर बना। डेप्यूटेशन टर्म ख़त्म होने के बाद वापस RCI और उसके बाद फिर रिसेंटली मुझे 2019 से 2022 जनवरी 28 तक हमें एज ए मेंबर सेक्रेटरी फुल टर्म काम करने का मौका मिला और मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को। इतने लंबे समय तक, खासकर RCI में 25 सालों से मैंने काम किया, हर एक डिपार्टमेंट को देखा, सभी विषयों को देखा, खासकर डिजेबिलिटी फील्ड में जितने विषय आते उनको देखा, समझा, क्या प्रक्रिया हैं, क्या प्रोसेस हैं, देश भर में क्या हो रहा है, इन सब के बारे में अच्छी तरह समझा
और ऑफ कोर्स काम करने की अपॉर्चुनिटी मुझे बहुत मिली और मैंने बहुत कुछ सीखा इससे। जी, जी। बहुत बढ़िया सर। आज हम रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे। तो हमें ये बहुत ही हम हर्षित हैं कि हमें ऐसे व्यक्ति से जानकारी मिलेगी जिन्होंने इस संस्थान के साथ इतने लंबे समय तक काम किया है। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुनर्वास संस्थान क्या है? मैडम बिल्कुल सही है। RCI मीन्स रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक रेगुलेटरी बॉडी है जो 1992 सितंबर में पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा पास की गई और जून 1993 से पूरे देश भर में ये प्रभावी हो गया ये एक्ट। 1993 के पहले इस देश में डिसेबिलिटी के फील्ड में कोई ऐसी संस्था नहीं थी जो भारत सरकार की संस्था थी जो डिसेबिलिटी फील्ड को रेगुलेट कर सके, उसको मॉनिटर कर सके और जो प्रोफेशनल्स इस फील्ड में काम करते थे उनको एक प्लेटफॉर्म मुहैया करवा सके। तो ये सब काम 1992 के बाद ही हुआ और तब से इस फील्ड में RCI अपने जो इनकी जो मैंडेट है ट्रेनिंग कोर्स को डेवलप करना, ट्रेनिंग कॉलेज को मान्यता देना, जो रिहैब प्रोफेशनल्स होते हैं, जो बच्चे पास आउट करते हैं कोर्स करने के बाद उनके लिए रजिस्ट्रेशन करवाने का प्रावधान है, जिसके लिए सेंट्रल रिहैब रजिस्टर जिसे हम केंद्रीय पुनर्वास पंजिका कहते हैं उसका मेंटेन करना होता है। जी, हम ये भी कहना चाहते हैं आपसे, जब ये एक्ट पास हुआ 1992 में और जब 1993 जून से पूरे देश भर में इस एक्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया गया, जिसे हम इसे कहते हैं प्रभावी हो गया, उसके बाद से ये जो हमारे इम्पॉर्टेंट मैंडेट हैं ट्रेनिंग कॉलेज को रिकॉग्निशन देना, पाठ्यक्रमों को डेवलप करना और जो रिहैब प्रोफेशनल्स होते हैं, पर्सनल होते हैं, उनके लिए एक सेंट्रल रिहैब रजिस्टर का मेंटेन करना, ये तीनों इम्पॉर्टेंट एक्ट का प्रावधान था। लेकिन इसमें ये पाया गया जो हमारे पास एक्ट के आधार पर ये पावर नहीं है जो हम ट्रेनिंग कॉलेज जिनकी हम मान्यता देते हैं उनको हम कैसे मॉनिटर करें। इसलिए 2000 में एक अमेंडमेंट पास हुआ RCI एक्ट का और जिसमें ये प्रावधान दिया गया जो RCI अपने मैंडेट के हिसाब से ट्रेनिंग कॉलेजेस को इंस्टीट्यूशंस को भी मॉनिटर कर सकेगी, जिससे ये पता चल सके जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और जो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो इम्पार्ट कर रही है उसको कैसे बेहतर से बनाया जाए। साथ में रिसर्च जिसे हम शोध कहते हैं, स्पेशल एजुकेशन और डिसेबिलिटी में रिसर्च को प्रमोट करने की बात कही गई। तो ये एडिशनल मैंडेट आए 2000 में और उसके बाद हम लोगों ने इस विषय पे भी काम करना शुरू किया। जी, सर आपने बताया कि रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स हैं उनको आप मान्यता देते हैं, है ना, और कोर्सेज़ को मान्यता देते हैं, या जो NGO या संस्थान इसके लिए काम कर रहे हैं उनको भी मान्यता दी जाती है। तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि जो RCI के बारे में नहीं जानते हैं या जो नए अभी इस रिहैबिलिटेशन प्रोफेशन में आ रहे हैं, रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल जो है वो या प्रोफेशन कौन कौन से हैं वो, और वो कितने सूचीबद्ध हैं? जी, मैं बताना चाहूँगा जो RCI एक्ट पास होने के बाद जब ये एक्ट 1992 में पास हुआ, इसके मैंडेट के अलावा ये भी जानकारी दी गई उस एक्ट में जो प्रावधान है इसमें किस प्रकार के प्रोफेशनल्स, व्यावसायिक कर्मी जो पुनर्वास के क्षेत्र में काम करेंगे उनकी भी सूची डाली गई और 16 कैटेगरी की सूची डाली गई और जिसे 16 कैटेगरी जो प्रोफेशनल्स हम कह सकते हैं। और इनमें जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट हैं, स्पेशल एजुकेशन टीचर हैं, स्पीच पैथोलॉजिस्ट हैं, रिहैब वर्कशॉप मैनेजर हैं, रिहैब सोशल वर्कर हैं, प्रोस्थेटिक ऑर्थेटिक्स हैं, ईयर मोल्ड एंड टेक्नीशियंस हैं। ये सारे कैटेगरीज हैं। मैं पूरे 16 तो नहीं बता पा रहा हूँ, ये हमारे वेबसाइट पर ये एक्ट की कॉपी उपलब्ध है और इसमें 16 कैटेगरीज के लिए ये कैटेगरीज और प्रोफेशनल्स को RCI को ये मैंडेट मिला हम उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करें और ये कैटेगरीज ऑफ प्रोफेशनल्स डिसेबिलिटी के फील्ड में दिव्यांग जनों के साथ में
उनके एजुकेशन में, उनके ट्रेनिंग में, उनके स्ट्रीमलाइनिंग में, एम्पावरमेंट में वो काम करें। जी। तो ये बेसिकली हमारा 16 कैटेगरी ऑफ प्रोफेशनल्स हैं। हम साथ में ये भी कहना चाहेंगे, अब हम जब एक्ट में ये प्रावधान है जो 16 कैटेगरी ऑफ प्रोफेशनल्स को हम डेवलप करेंगे, इसका मीनिंग ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात कही। पूरे देश भर में अभी तक जो 1992 के पहले का ये डाटा, एक डाटा स्ट्रक्चर डाटा हमारे पास नहीं था जो वास्तव में कितने ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, खासकर ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्सेज हैं जो डिजेबिलिटी के फील्ड में काम करते हैं। काम करते थे लोग, लेकिन इसके बारे में एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी। लेकिन एक्ट पास होने के बाद जब हमने एक्ट के सेक्शन 23 में ये प्रावधान है जो आरसीआई एक सेंट्रल रिहैब रजिस्टर को मेंटेन करेगी, जिसमें ये डाटा होगा जो ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं या पर्सनल हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशंस के आधार पर उनको एक सर्टिफिकेशन दी जाती है जिसे हम लाइसेंस कहते हैं, जो उन्हें लीगली एम्पावर करती है सेक्शन 19 ऑफ द आरसीआई एक्ट के हिसाब से, जो डिजेबिलिटी के फील्ड में आप प्रैक्टिस कर सकें, उन बच्चों के साथ में आप काम कर सकें, दिव्यांगता बच्चों के साथ काम कर सकें। चाहे वो, अब आप इस बारे में भी कहना चाहूँगा, जो आरपीडी एक्ट 2016 में जो क्लासिफिकेशन ऑफ डिजेबिलिटी दी गई है, जो पहले हमारे पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में 7 कैटेगरीज थे, उनको बढ़ाकर 21 कैटेगरी कर दी गई है। और उसमें भी हम लोग अब नए सिरे से ये सोच रहे हैं जो एडिशनल कैटेगरीज के लिए हम क्या कर सकते हैं। जैसे हमारे पास, मैंने कहा 16 कैटेगरी जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए हमारे पास सिलेबस भी है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी हैं 16 कैटेगरी ऑफ प्रोफेशनल्स के लिए, जिसमें कि हमें सर्टिफिकेट लेवल का प्रोग्राम है, डिप्लोमा लेवल का प्रोग्राम है, डिग्री और बैचलर लेवल का प्रोग्राम है, मास्टर डिग्री लेवल का प्रोग्राम है, एमफिल लेवल का और डॉक्टरेट लेवल का भी प्रोग्राम है। जी। ये प्रोग्राम हमें 1 साल से 1 वर्ष की अवधि से लेकर के 4 वर्ष की अवधि और 4.5 वर्ष की अवधि तक का है। और इसमें मैं बताना चाहूँगा, जो सर्टिफिकेट लेवल के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसकी क्वालिफ़िकेशन 10वीं पास है। कोई भी 10वीं पास का बच्चा जो हमारे सर्टिफिकेट लेवल के कोर्स को कर सकता है। डिप्लोमा करने के लिए और यूजी पाठ्यक्रम करने के लिए उनको मिनिमम 12+2 50% मार्क्स होना चाहिए। पाठ्यक्रमों की सूची, अब आप ये बताएंगे जो हमने कौन कौन से ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप किए। हमारे पास में 60 ट्रेनिंग प्रोग्राम है 16 कैटेगरी ऑफ प्रोफेशनल्स के लिए। जी, बहुत हर एक, जैसे कि अगर आप विजुअली इम्पेयरमेंट की फील्ड में काम करना चाहते हैं, पर्सन्स विद ब्लाइंडनेस के साथ काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए भी स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा लेवल के कार्यक्रम हैं, बीएड लेवल के स्पेशल एजुकेशन के कार्यक्रम हैं, मास्टर लेवल के कार्यक्रम हैं, जैसे बैचलर डिग्री मोबिलिटी साइंस हैं, ये भी कार्यक्रम है जो अगर आप विजुअल इम्पेयरमेंट के फील्ड में काम करना चाहते हैं। उसी प्रकार अगर आप आईडी के फील्ड में काम करना चाहते हैं, जिसे हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं, इसके लिए भी आपके पास में बहुत सारे हमारे पास कार्यक्रम हैं। डिप्लोमा लेवल के हैं, बीएड लेवल के हैं, मास्टर लेवल के हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी के फील्ड में काम करना चाहते हैं तो हमारे पास में एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी जो 2 साल का प्रोग्राम है, और उस कोर्स को करने के बाद एक आप सर्टिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, वो कार्यक्रम है जिसकी एंट्री क्वालिफिकेशन आपको एमए साइकोलॉजी में ज़रूरी है ये। और उसके बाद अगर रिहैब साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं उसके लिए भी हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिहैब साइकोलॉजी का कोर्स है, एमफिल रिहैब साइकोलॉजी का कोर्स है, ये 2 साल का कोर्स है, पीजीडीआरपी 1 साल का कोर्स है। आप ये कोर्स हमारे राष्ट्रीय संस्थानों से कर सकते हैं। हमारे देश भर में आरसीआई एक्ट के मैंडेट के हिसाब से हमारे देश भर में आज की स्थिति में 1000 के आसपास ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं, इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो हमारे सर्टिफिकेट से डिप्लोमा लेवल और एमफिल लेवल के पाठ्यक्रमों को चलाते हैं, जिनकी मान्यता आरसीआई ने दी गई है। इन सब की इंफॉर्मेशन स्टेट वाइज ट्रेनिंग कॉलेज की लिस्ट, यूनिवर्सिटी की लिस्ट हमारे वेबसाइट पर अपलोड की गई है, की वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो इसी बात पर सर हम चाहेंगे कि आप एक बार आरसीआई की वेबसाइट भी बता दीजिए। आरसीआई की वेबसाइट जो है www.rehabcouncil.nic.in, और अभी रिसेंटली हमारी वेबसाइट भी नई बनी है। आप इस वेबसाइट होम पेज बहुत अच्छा बना है। हमारी वेबसाइट पूर्णतः एक्सेसिबल वेबसाइट है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, और अभी रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया है। तो ये जानकारी हमारी वेबसाइट पर है, और उसके अलावा हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी हैं,
और ख़ासकर मैं जानना चाहूँगा अभी जो वर्तमान में जो हमारे चेयरपर्सन हैं, जो जीसी और ईसी के चेयरपर्सन भी होते हैं, जो जीसी हमारी सुप्रीम बॉडी होती है आरसीआई की, श्री राजेश अग्रवाल जी हैं। वो सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सेक्रेटरी डीपीडब्ल्यूडी भी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उनके पास से भी एडिशनल चार्ज है। और जो है हमारी सुप्रीम बॉडी जीसी कहलाती है। जी, ये सर अभी आपने एक अच्छी बड़ी फहरिस्त बताई कि इतने तरह के पाठ्यक्रम चलते हैं, इतने तरह की दिव्यांगताओं को इसमें केटर किया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि सबसे पहले मैं बात करूंगी उन रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स की जो ये कोर्स करते हैं। जब वो कोर्स कर लेते हैं तो क्या प्रोसीजर है आरसीआई में उन्हें अपने आप को रजिस्टर करने का? देखिए, एक बात बिल्कुल सही कहा आपने, ये रिहैब प्रोफेशनल्स कौन होते हैं? जैसे कि अभी हमने दो बातें कही, एक रिहैब प्रोफेशनल की बात करते हैं और एक रिहैब पर्सनल की बात करते हैं। पर्सनल जो होते हैं, जो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट लेवल के पाठ्यक्रम करने के बाद जिनको डिजेबिलिटी के फील्ड में काम करने की परमिशन दी जाती है, सीआरआई में रजिस्टर होने के बाद उन्हें हम पर्सनल कहते हैं। और जिनके पास में बीएड और अंडर ग्रेजुएट, मास्टर और एमफिल लेवल के जो इसमें से कोई भी एक पाठ्यक्रम होता है को करते हैं, और उनके बाद इनको जो रजिस्ट्रेशन दिया जाता है आरसीआई के द्वारा सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, उन्हें एज ए प्रोफेशनल हम सर्टिफाई करते हैं। और पर्सनल और प्रोफेशनल में ये डिफरेंसेज है जी, ये डिफरेंसेज है जी। लेकिन ये हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो जब आप डिजेबिलिटी की फील्ड में काम करते हैं तो जो पर्सनल होते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ सीनियर रिहैब प्रोफेशनल्स के साथ में काम करते हैं। जी, तो दोनों को ही मान्यता लेनी आवश्यक है जी। सेक्शन 19 ऑफ द आरसी एक्ट में ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है। जो आपके पास में आरसीआई के द्वारा अप्रूव्ड मान्यता प्राप्त क्वालिफिकेशन है, जो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम को आपने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, वैसे ट्रेनिंग कॉलेज से जिसकी मान्यता आरसीआई ने दी है, उसके आधार पर आप आरसीआई से एक सर्टिफिकेशन नंबर ले सकते हैं, जिसे हम रजिस्ट्रेशन नंबर भी कहते हैं। और उनके रजिस्ट्रेशन करने के लिए आरसीआई की वेबसाइट पर एक हमारा CRR पोर्टल है, ई पोर्टल है, जिसमें जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपने डाटा को अपलोड कर सकते हैं। बहुत ही साधारण सी प्रक्रिया है। कुछ शुल्क हैं 1000 रुपये की, जो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। उसके आधार पर आपको विदिन 30 डेज़ आपके पास में एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, सर्टिफिकेशन आएगा, जिसको आप अगर आप पर्सनल प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप अपने क्लिनिक में उसको सर्टिफिकेट को डिस्प्ले कर सकते हैं, या उसके आधार पर आप कहीं पर भी किसी डिजेबिलिटी की फील्ड में काम कर सकते हैं। जी, तो इस तरह से सर ये लोग अपने आप को रजिस्टर करके और उन्हें सर्टिफिकेट मिल जाता है। ये तो बात हुई डिसेबिलिटी प्रोफेशनल्स और पर्सनल की। अब हम बात करेंगे उन एनजीओ की जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उन्हें भी आरसीआई से मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है। तो उसके लिए क्या प्रावधान है और कैसे वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं? जी, जैसे कि हमारे मैंडेट में मैंने पहले ही कहा, जो ट्रेनिंग कोर्सेज को, ट्रेनिंग प्रोग्राम को डेवलप करना और ट्रेनिंग कॉलेज की मान्यता देना, ये हमारे आरसीआई के मैंडेट में है। जी, यानी कि आरसीआई अगर कोई ट्रेनिंग कॉलेज, कोई एनजीओ, सरकारी या गैर सरकारी संस्थान आरसीआई के अप्रूव्ड कोर्सेज और डिजेबिलिटी के फील्ड में काम करना चाहती है, जो हमारे 60 कोर्सेज में किसी भी कोर्स चलाना चाहती हैं, उसके लिए एक बहुत ही आसान सी प्रक्रिया है, एक प्रावधान है, जिसके तहत हर एक साल प्रत्येक वर्ष जुलाई के महीने में हम आवेदन मंगवाते हैं, प्रपोजल मंगाते हैं, और प्रपोजल के आधार पर उन कुछ पैरामीटर्स जो हमारे अप्रूव्ड पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि एक मोटी सी बात करना चाहूँगा, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए। अगर आपको टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम का कोई कोर्स डीएड या बीएड किसी खास डिसेबिलिटी में चलाना चाहते हैं, उसकी परमिशन चाहिए, तो आपको एक अपना विशेष विद्यालय का होना, स्पेशल स्कूल का होना, जिसमें 50 या 60 बच्चे हों, ये बहुत ज़रूरी है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आपका अपना एक छोटा सा स्पेशल स्कूल हो, जिसमें 2, 4, 5 आपके पास में विशेष शिक्षक हों, स्पेशल एजुकेटर हों, जिस डिसेबिलिटी में आप बच्चे आपके पास में हैं। और उसके बाद आपको संस्थान, चूँकि पीडब्ल्यूडी डिसेबिलिटी के फील्ड में काम करती है, तो आपको आरपीटी एक्ट
के तहत आपको राज्य सरकार से और स्टेट कमिश्नर डिप्टी से एक पीडब्ल्यूडी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। ये भी कंपलसरी है, जिसके आधार पर वो आप अपने आप वो सर्टिफाई करती है ये सर्टिफिकेट जो आप डिसेबिलिटी के फील्ड में काम कर सकते हैं। जी। साथ में कोर्स चलाने के लिए एक और भी प्रक्रिया है, जिसमें राज्य सरकार से आपको एक एनओसी भी लेनी होती है, जो राज्य सरकार आपको एनओसी देती है। जैसे कि अगर आप डिसेबिलिटी के फील्ड में, विजुअल इम्पेयरमेंट के फील्ड में बीएड स्पेशल एजुकेशन विजुअल इम्पेयरमेंट कोर्स चलाना चाहती है या डीएड विजुअल इम्पेयरमेंट कोर्स चलाना चाहते हैं, तो आपके पास में अपना विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों का 40 या 50 बच्चों का एक स्कूल होना आवश्यक है। स्कूल होने का मीनिंग है आपके पास में बच्चे टीचर होंगे ही होंगे जी। उसके साथ साथ जो इक्विपमेंट्स होंगे, उनके लिए जो थेरेपी रूम होता है वो होंगे, बाकी जो स्वाभाविक प्रक्रियाएं हैं ये तो होनी है। साथ में आपके पास में स्कूल चला रहे हैं तो राज्य सरकार द्वारा कमिश्नर डिसेबिलिटी के द्वारा आपके पास में एक पीडब्ल्यूडी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी होगा, और साथ में इसके आधार पर आप आवेदन दे करके राज्य सरकार से एक एनओसी लेंगे जो हम इस कोर्स को डीएड बीएड या एमएड कोर्स को चलाना चाहते हैं, जिसके लिए आरसीए को हम प्रपोजल सबमिट कर रहे हैं, और उस प्रपोजल में आरसीए के मैंडेट के हिसाब से एक एनओसी जारी करने की आवश्यकता राज्य सरकार के द्वारा है। तो ये एक साधारण सी प्रक्रिया है। ये सब डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आप एक छोटा सा 10 या 15 हज़ार रुपये का प्रोसेसिंग फ़ी है, 15 हज़ार का प्रोसेसिंग फ़ी है जो आरसीए चार्ज करती है, और आप उसके बाद आरसीए अगर पाती है सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास में है, नॉर्म्स को फुलफ़िल करते हैं, तो एक विजिटिंग एक्सपर्ट्स की टीम जो है ना वो उसको भेजती है और ये उस पर्टिकुलर एनजीओ में जाके असेसमेंट करवाती है, जिसे हम इंस्पेक्शन भी कह सकते हैं, और उसके बाद रिपोर्ट के आधार पर आपको आरसीआई निर्णय लेती है जो कोर्स चलाने की परमिशन आपको देती है। जी सर, ये बहुत बढ़िया आपने बताया, पर ये पूरा प्रोसीजर में काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स की बात हुई है, एक लंबा प्रोसीजर है। यदि कोई एनजीओ इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो वेबसाइट पर उपलब्ध है ये जानकारी? ये सारी जानकारी जो किसी ट्रेनिंग कॉलेज को, किसी एनजीओ को या सरकारी संस्थान को कोर्स चलाना चाहते हैं, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारी की सारी हमारी वेबसाइट पर सारी रिक्वायरमेंट अवेलेबल है। साथ में ये भी अवेलेबल है जो कौन सा कोर्स चलाना चाहते हैं, पाठ्यक्रम की भी लिस्ट लगी हुई है। पाठ्यक्रम को क्लिक करने के बाद पूरी डिटेल मिल जाएगी आपको, उसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, क्या क्या टीचिंग फैकल्टी की लिस्ट होती है, उनकी क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं, मतलब पूरा एक पैकेज पूरी की पूरी सारी जानकारी उनके वो वेबसाइट पर है। यहाँ तक ये भी जानकारी होती है जो हम असेसमेंट के लिए कोई टीम जाती है तो उसमें से क्या क्या वो चीज़ देखेगी, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, उन पैरामीटर्स की भी पूरी लिस्ट होती है, और स्कोरिंग के आधार पर आपको परमिशन दी जाती है, वो भी गाइडलाइन आपको दिया है, जिससे कि कोई ट्रेनिंग कॉलेज अच्छी तरह से उसको पढ़ने के बाद उन्हें समझ में आ जाएगा ये असेसमेंट होगा, असेसमेंट में किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कितने पैरामीटर में रिक्वायरमेंट है, कितना स्कोर मिनिमम चाहिए, वो सारी जानकारी उसमें लिखी रहती है। यही बात जो रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी उनको भी पूरी जानकारी वेबसाइट पे मिल जाएगी कि कोई भी व्यक्ति रिहैब प्रोफेशनल्स को, खासकर जो जिन्होंने कोर्स किया हुआ है, अगर वो कहते हैं मैं एक रिहैब प्रोफेशनल हूँ, इसका मीनिंग हम ये मानते हैं उन्हें आरसीए के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल जी। जी सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात आपने बताई। सर, एक बार रजिस्टर हो गए, एनजीओ रजिस्टर हो गया, एक प्रोफेशनल रजिस्टर हो गया, पर कितने साल की वैधता होती है, वैलिडिटी की? देखिए, जब दो बातें आपने कही, एक तो वो आपने ट्रेनिंग कॉलेज की रजिस्ट्रेशन की, जिनको हम रिकॉग्निशन या अप्रूवल की बात करते हैं, ट्रेनिंग कॉलेज की अप्रूवल दी जाती है तो उसमें हम मैक्सिमम 3 इयर्स का देते हैं। हाँ जी। 3 सालों के लिए 3 बैच की परमिशन दी जाती है कोर्स चलाने के बाद। उसके बाद फिर से आप, अभी तो सिस्टम नए ऑनलाइन हो गए हैं, बहुत सारी पॉलिसी में परिवर्तन किए जा रहे हैं। अब उसके बाद फिर ऑनलाइन डाटा आपको सबमिट करना पड़ता है, और डाटा सबमिट करने के आधार पर फिर फर्दर आपको अप्रूवल का एक्सटेंशन मिलता चला जाएगा, जो कि अगले सत्र से ये नियम लागू होने जा रहा है। ये तो उनके लिए हुआ ट्रेनिंग कॉलेज की मान्यता के लिए। दूसरी बात आपने कहा प्रोफेशनल्स, रिहैब प्रोफेशनल्स के बारे में आपने कहा, रिहैब प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, उनको एक बार जो रजिस्ट्रेशन मिलता है वो मिलता है 5 साल के लिए। उनकी वैलिडिटी 5 सालों के लिए होती है। 5 साल के बाद उनको भी अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का रिन्यूअल करवाना पड़ता है।
अगर रिन्यूअल नहीं कराएंगे तो वो इनवैलिड कहलाया जाएगा। जैसे कि हमारे पास एक ड्राइविंग लाइसेंस है और ड्राइविंग लाइसेंस को भी किसी खास अवधि के लिए ही जारी किया जाता है, उसके बाद रिन्यूअल करवाने की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार हमारे यहाँ भी जो सर्टिफाइड रिहैब प्रोफेशनल्स हैं या पर्सनल हैं, उनको भी रिन्यूअल करवाना है। रिन्यूअल करवाने के लिए का पीछे जो मकसद है आरसीआई का, जो आप एक बार कोर्स करने के बाद, चाहे डिप्लोमा किया या डिग्री किया या मास्टर किया, कोर्स करने के बाद आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन लेटेस्ट इंफॉर्मेशन से आपको अपने आप को अपडेट करना होगा। इसी कारण से अपडेट करने के लिए हम नियमित रूप से हम एक कंटिन्यूइंग रिहैब एजुकेशनल प्रोग्राम करते हैं। ये जिसे हम CRE प्रोग्राम कहते हैं, और ये बहुत ही कॉमन है, बहुत ही मतलब कि पॉपुलर है। ये जितने रिहैब प्रोफेशनल्स हैं उनको सबको पता है CRE प्रोग्राम क्या होता है, और ये कंपलसरी होता है। 5 सालों के दरमियान उन्हें 100 CRE यानी 100 CRE पॉइंट्स को एक्वायर करना कंपलसरी है। क्या इसका थोड़ा सिस्टम और हिसाब बता दीजिए कि एक प्रोग्राम है वो उसके इतने मार्क्स होते हैं, मतलब उसके इतने पॉइंट्स मिलते हैं, कैसे है सर ये? जी, बेसिकली जो CRE प्रोग्राम जैसे मैंने कहा, ये बेसिकली 6 घंटे का होता है, और ये CRE प्रोग्राम की परमिशन हम ट्रेनिंग कॉलेज को देते हैं। जी, ट्रेनिंग कॉलेज जो अप्रूव ट्रेनिंग कॉलेज होते हैं, उनके कुछ गाइडलाइंस होते हैं। उसके बाद वो RCA को अप्लाई करते हैं। उनको हम किसी खास टॉपिक पर, वो भी टॉपिक हमारी आइडेंटिफाइड होती है। आप अगर क्लिनिकल साइकोलॉजी के फील्ड में काम करना चाह रहे हैं, CRE प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, उनकी टॉपिक डिफाइन है। प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक के फील्ड में भी आप करना चाह रहे हैं, ट्रेनिंग कॉलेज हैं, आप BSc MSc स्पीच ऑडियोलॉजी के कोर्स चलाते हैं, तो आपके पास टॉपिक डिफाइन किया हुआ जो वेबसाइट पर है, उस टॉपिक पे कर सकते हैं। ये टॉपिक जो डिसाइड करने की प्रक्रिया हमारे जितने एक्सपर्ट्स कमिटीज हैं वो करते हैं। तो ये टॉपिक पे CRE प्रोग्राम होता है, ट्रेनिंग कॉलेज अप्लाई करती है, RCA CRE प्रोग्राम करने की परमिशन देती है। ये CRE प्रोग्राम फेस टू फेस से मोड से होता है। ये 1 दिन का भी होता है, 2 दिन का भी होता है और 3 दिन का भी होता है। 6 घंटे की अवधि होती है, 6 आवर्स की, जिसमें 6 पॉइंट CRE के मिलते हैं, यानी आपको इनरोलमेंट करना पड़ता है। अभी कोविड ने हमें एक नई टेक्नोलॉजी दे दी है जिसको हम लोग कहते हैं वेबिनार, और वेबिनार का भी प्रोविजंस है, जिसकी इंटेक भी हम लोग 100, 150 या 200 के आसपास देते हैं। वेबिनार में भी आपने को इनरोलमेंट करा सकते हैं, लेकिन उसमें वेबिनार में भी आपको जो CRE प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, वेबिनार अटेंड करना चाहते हैं, उनको बीच बीच में एक अपने मोबाइल फ़ोन पर या लैपटॉप पर या कंप्यूटर डेस्कटॉप पर जिस सिस्टम से आप वेबिनार कर रहे हैं, वहाँ पर आपको एक लेक्चर के बाद आपको इमीडिएटली ख़त्म होने के बाद कुछ क्वेश्चन आंसर पॉपअप होते हैं MCQs में, उसमें से आपको आंसर देना होता है, और आंसर देने का भी टाइम फ्रेम हो स्लॉट होता है। उसके बाद वो अगर आपने उस समय में आंसर सही से दे दिया या जो गलत जो भी दिया, तो उस समय आपको उसको आंसर देना होता है। उसके बाद फिर वो आपके स्क्रीन से गायब हो जाता है। इसका मीनिंग ये होता है, बेसिकली ये लर्निंग एवोल्यूशंस की बात होती है। जैसे कि अगर हम लेक्चर दे रहे हैं, किसी टॉपिक पर स्पीकर इस पर टॉपिक पर डिस्कशन चल रहा है और लेक्चर दे रहे हैं, तो उस टॉपिक में क्या क्या हो रहा है ये इंश्योर करने के लिए पार्टिसिपेंट्स कहीं यूजर कहीं और बैठे हुए हैं, पूरे देश भर में, देश के बाहर बैठे हुए हैं, वेबिनार के थ्रू लिंक से जुड़े हुए हैं, तो उनके कॉम्प्रिहेंशन को, उनके नॉलेज को वो क्या गेन कर पा रहे हैं इस टॉपिक से, उनको जज करने के लिए, एसेस करने के लिए, इवैल्यूएशन करने के लिए ये पॉपअप क्वेश्चंस होते हैं, और उसके बाद कंपल्सरी ये उनका आंसर देना होता है, वो उसी टॉपिक से रिलेटेड होता है। इसलिए स्टूडेंट्स को, रिहैब प्रोफेशनल्स को बहुत अटेंटिव रहना चाहिए। जो अभी किसी भी समय में ये क्वेश्चंस आएगा हमारे पास में, और हमें खास 10 या 15 या 20 सेकंड के अंदर में वो हमें आंसर देना होता है। उसी पर पॉइंट्स मिलते हैं, उसी पर पॉइंट्स मिलते हैं। उसमें पैरामीटर फिक्स किया हुआ है, और हमें 6 घंटे का है, तो हर एक के बाद में एक जब पॉपअप क्वेश्चंस आएंगे तो मिनिमम 75% आपको आंसर सही करना होगा, तभी मार्क्स मिलेंगे। अदर 75% से कम किए तो आपका जिसमें कम हुआ तो उसका चला जाएगा, तो उसमें लिखा रहेगा सॉरी, आप रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अटेम्प्ट पूरा नहीं कर पाए या शॉर्ट फॉल में है, आपको आज का कोई पॉइंट नहीं मिला। जी, तो सर
ये तो कुछ कोर्सेज हुए जो कि रेगुलर बेसिस पर किए जा सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई रेगुलर पढ़ाई नहीं कर सकता है और वो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो क्या ओपन सोर्स से या कोई ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की जा सकती है स्पेशल एजुकेशन में? जी, खासकर जो हमारे जो 16 कैटेगरीज ऑफ प्रोफेशनल्स हैं, उनमें सब में ये प्रावधान तो नहीं है, लेकिन खासकर जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें हमारे बीएड लेवल के कोर्स हैं, जो बीएड स्पेसिफिकेशन और एमएड स्पेसिफिकेशन के कोर्स हैं, जिनमें आप अलग-अलग दिव्यांगता से रिलेटेड कोर्स कर सकते हैं। उसमें ये प्रावधान है, जैसे कि आरसीआई ने 9 स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज़ के साथ में एक एमओयू साइन किया है, जिसमें बीएड स्पेसिफिकेशन ओडीएल प्रोग्राम वो चलाते हैं, और वो खासकर उनकी स्पेशलाइजेशन होती है हियरिंग इम्पेयरमेंट में, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में, विजुअल इम्पेयरमेंट में और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में ये प्रोग्राम चलाते हैं। ये कार्यक्रम 2.5 ईयर्स का होता है, और कोई भी व्यक्ति जो काम कर रहा है, कहीं पर नौकरी पेशा है या पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, तो ये इस तरह के ये ओडीएल प्रोग्राम से ये 2.5 साल में ये कोर्स कर सकते हैं। जी, ये भी बहुत बढ़िया ये एक सिस्टम है सर। इसके साथ साथ एनबीईआर, एक बात ये मैं क्या बताना है? भूल गया, अभी रिसेंटली आज कुछ महीने पहले ही हमने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से हमने एक एमओयू साइन किया है। इस एमओयू में अगले सत्र से वो बीएड स्पेसिफिकेशन के साथ साथ एमएड स्पेसिफिकेशन और पीजीडीआरपी कोर्स भी वो चलाने जा रहे हैं, जो उनका मैंडेट पूरे देश भर में वो कोर्स चलाएंगे। अभी जो स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी जो प्रोग्राम चलाती है ओडीएल के मोड से, उनका जो मैंडेट कन्फाइंड होता है विद इन द स्टेट, लेकिन नेशनल लेवल की ये बॉडी है, तो पूरे देश भर में ये कार्यक्रम होगा, और जो हमारे इच्छुक और जो विलिंग जो छात्र हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जो करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी जी इग्नू के द्वारा कोर्स करना। जी, एनबीईआर के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। एनबीआर का फुल फॉर्म होता है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन रिहैबिलिटेशन। जैसे कि मैं बताना भूल गया आपको, जो हमारे जो कोर्सेज हैं सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, बैचलर डिग्री, मास्टर लेवल और एमफिल लेवल तक के होते हैं। जब ट्रेनिंग कॉलेज को जब मान्यता दी जाती है बीएड कोर्स की या एमएड कोर्स की या बैचलर कोर्सेज की या मास्टर्स कोर्सेज की, तो उनको यूनिवर्सिटी से भी एफिलिएशन लेना होता है, क्योंकि उनकी एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी करती है और डिग्री भी वही अवार्ड करती है। जी लेकिन डिप्लोमा की जहाँ बात होती है और सर्टिफिकेट लेवल की बात होती है, यहाँ यूनिवर्सिटी का रोल नहीं है। यानी बच्चे तो एडमिशन ले लिया आरसी के अप्रूवल के आधार पर, लेकिन उनका एग्जामिनेशन कौन करे? तो इसमें ये मैं कहना चाहूँगा, जो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया सेक्शन 29 में के प्रावधान के अंतर्गत नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन रिहैबिलिटेशन का उन्होंने 2014 में गठन किया। इसके आधार पर ये नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन रिहैबिलिटेशन पूरे देश भर में जितने भी ट्रेनिंग कॉलेज हैं जो ये कोर्स चलाते हैं डिप्लोमा या सर्टिफिकेट लेवल के, उन कोर्सेज का एग्जामिनेशन ये एनबीआर के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जामिनेशन की दी गई है, जो हमारी मिनिस्ट्री यानी डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, लाइक अभी जैसे हम चर्चा करें NIEPVD देहरादून की बात करें, AYJ NIST मुंबई की बात करें, NIEPMD चेन्नई की बात करें, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। डिप्लोमा लेवल क्वालिफिकेशन के कार्यक्रम जो जितने प्रोग्राम हमारे हैं, खासकर विजुअल इम्पेयरमेंट में, इनका एग्जामिनेशन NIEPVD देहरादून लेती है। यानी सर पूरा कोर्स करिकुलम ऑलरेडी डिसाइडेड है। मान लीजिए निपवेड में अगर कोई या किसी एनजीओ को कोई कोर्स करवाना है, तो वहाँ से वो करिकुलम लेंगे, वो सर्टिफिकेट और डिप्लोमा वो खुद देंगे, लेकिन एग्ज़ाम जो है वो एनबीईआर के तहत होगा। यही प्रोसीजर है? जी जी जी, कोर्स ट्रेनिंग कॉलेज चलाएगी। बच्चे अगर उन्होंने एडमिशन किए हैं, 30 बच्चे हैं उनके ट्रेनिंग कॉलेज में, उनका इनरोलमेंट नंबर भी एनबीआर जारी करेगी। अच्छा, उनका एग्जामिनेशन भी एनबीआर करेगी और रिजल्ट भी डिक्लेयर एनबीआर करेगी। जी मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी एनबीआर ही जारी करेगा। जी, यानी वहाँ पर वो लोग हैंड्स ऑन ट्रेनिंग लेंगे और Yes, पढ़ाई करेंगे पढ़ाई बेसिकली। करेंगे। जी इसलिए पूरे देश भर में जो हमारा पाठ्यक्रम है वो एक जैसा है, यूनिफॉर्मिटी है।
जो पाठ्यक्रम आप यहाँ पे देहरादून में कर रहे हैं या किसी छोटे से गांव या देहात या छोटे से सब टाउन में या टाउन में कर रहे हैं या दिल्ली में कर रहे हैं, पाठ्यक्रम वही है, सब कुछ एक जैसा ही है, एग्जामिनेशन पैटर्न भी एक जैसा ही है और उनका एग्जामिनेशन जो है एनबीआर करती है उनके कोर्स ख़त्म होने के बाद और उनको सर्टिफिकेट अवार्ड करती है। उसके आधार पर वो आरसी को रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए अप्लाई करती है। जी, ये तो सर आपने बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को क्लियर किया और आरसीआई के बारे में ढेरों आपने हमें जानकारी दी। पर एक बात और है सर, कुछ रीसेंट अचीवमेंट्स जो आरसीआई से जुड़ी हो उसके बारे में कुछ आप बताइए। हाँ, आरसीआई ऑफ कोर्स आरसीआई जो है हमेशा प्रयास करती रहती है जो हमारे क्रियाकलापों में ट्रांसपेरेंसी कैसे आए, खासकर ई गवर्नेंस को कैसे प्रमोट किया जाए। इसके लिए विगत कई सालों से 7-8 सालों से इस पर काफ़ी काम किया गया है और जैसे कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है सब कुछ ऑनलाइन है, रजिस्ट्रेशन करवाना हो तो ऑनलाइन है। हमारे यहाँ काम करने की प्रणाली वो सब ई ऑफिस के थ्रू होता है। हमारे यहाँ पेमेंट भी पेमेंट गेटवे के द्वारा होता है, प्रपोजल भी ऑनलाइन ही मंगाए जाते हैं और उसके बाद इंस्पेक्शन भी आजकल हम लोग ऑनलाइन वीडियो इंस्पेक्शन करते हैं। अभी जैसे कि इंस्पेक्शन की बात कहें, हमारा फिजिकल इंस्पेक्शन भी होता है, लेकिन वैसे ट्रेनिंग कॉलेज जिनका जो पहले से अप्रूव्ड हैं, जिनका एक्सटेंशन ऑफ अप्रूवल ड्यू है, उनके लिए ऑनलाइन इंस्पेक्शन जो होता है वो आरसी के द्वारा किया जाता है, जिसमें एक्सपर्ट्स आप आरसी में आकर के या अपने ट्रेनिंग कॉलेज में बैठ कर के ही उस ट्रेनिंग कॉलेज का, किसी खास ट्रेनिंग कॉलेज का इंस्पेक्शन करते हैं और उसी दिन रिपोर्ट भी सबमिट करते हैं जी, जिसमें कि ये इंश्योर करते हैं किसी प्रकार की सब्जेक्टिविटी का इसमें प्रावधान नहीं होता है, संभावनाएं कम होती है, ट्रांसपेरेंसी बेहतर होती है। क्योंकि ये ऑनलाइन होता है तो सब कुछ वीडियो रिकॉर्डेड होता है, फ्यूचर रेफरेंस के लिए बेहतर होता है, तो ये बहुत ही बेहतर है और क्विक होता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये नए जो इनिशिएटिव्स हैं आरसीआई के द्वारा और ख़ासकर वेबिनार जिसको बोलते हैं, ये बहुत बड़ा एक हम लोगों ने किया है। अब रिसेंटली काउंसिल ने खुद ही वेबिनार करना शुरू कर दिया है। हमारा अपना ओन प्लेटफॉर्म हमने परचेज़ किया है जिसमें 1000 लोगों तक को भी वेबिनार में शामिल किया जाता है। अभी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो रिहैब प्रोफेशनल्स के लिए हैं। आप हमारे रिहैब आरसीआई के वेबिनार में जुड़िए, कोई अभी फीस नहीं लगता है, लेकिन आपको बीच बीच में क्वेश्चन आंसर का जो है सेशन उसको करना पड़ेगा। ऑनलाइन आपको सीआरई सर्टिफिकेट मिले जाते हैं, पॉइंट्स होते हैं और वो सब डाटा जो है ऑनलाइन ही इंटीग्रेट होता है। ये सब न्यू इनिशिएटिव किए गए और ख़ासकर अभी रिसेंटली जब से हमारे नए सचिव साहब ने, जब हमारे सचिव साहब श्री राजेश अग्रवाल जी ने इन्होंने सेक्रेटरी और चेयरपर्सन का चार्ज लिया है, बहुत सारे आईसीटी का यूज हो रहा है और ये कोशिश की जा रही है अधिक से अधिक जो काम जो आरसीआई की जो मैंडेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनमें आईसीटी का क्या यूज हो सकता है जी, ताकि कम समय लगे और कम रिसोर्सेज से ज़्यादा आउटपुट और हम बेहतर तरीके से इसको मॉनिटर कर सकें। जी जी ये जी सर, क्या कोई ऐसा प्रावधान है कि जो रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स हैं उन्हें ये पता चले कि अब सेमिनार्स होने वाले हैं या वेबिनार होने वाला है तो वो उसको ज्वाइन कर सकें? जी है ना, जैसे कि हमारे आरसीआई की वेबसाइट पर, जो वेबसाइट पर एक सीआरई का कॉलम है, कंटिन्यूइंग रिहैब एजुकेशन का कॉलम है, जो होम पेज पर है, आप उसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पर स्टेट वाइज आपको पास वो डाटा रहेगा किस किस ट्रेनिंग कॉलेज में, किस स्टेट में कौन सा प्रोग्राम, सीआरई प्रोग्राम कब कब होने वाला है, कितने दिन का है, वो जानकारी सारी डिटेल मिल जाएगी। यानी वेबसाइट पर भी अधिक से अधिक संभवतः जितनी भी आवश्यक जानकारी है वो सब वेबसाइट पर उपलब्ध है। जानकारी दी गई है। अभी रिसेंटली हमारी वेबसाइट डेवलप की गई है, उसको हम कह सकते हैं रीस्ट्रक्चर्ड की गई है, अधिक से अधिक जानकारी दी गई है और ये भी ध्यान रखा गया है जो इसको जो है ना, जो वेब एक्सेसिबिलिटी कंप्लायंस को भी पूरा करें और ये की गई है। जी, आरसीआई है तो बिल्कुल एक उम्मीद रहती है कि इसमें एक्सेसिबिलिटी के फीचर्स होने ही चाहिए और जिसको ये पूरा कर भी रहा है। जी, एक्सेसिबिलिटी तो मैंडेटेड आरपीटी एक्ट में, बिल्कुल वो तो हमें उसके कंप्लायंस करने ही करने हैं और ख़ासकर जो ये मिनिस्ट्री का भी मैंडेट है
इस कारण से मिनिस्ट्री भी इस पर बहुत फोकस करती है। जी। और हम चूंकि रेगुलेटरी बॉडी हैं और हम एक्सेसिबल नहीं होंगे तो बाकी से इसकी उम्मीद क्या कर कैसे सकते होगा। हैं। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी स्पष्टता से इतनी सारी जानकारी आपने जो दी है। हमें उम्मीद है कि हमारे जो भविष्य में और जो ऑलरेडी हमारे रिहैब प्रोफेशनल्स हैं और इस फील्ड से जो जुड़े लोग हैं उनको बहुत जानकारी मिलेगी। धन्यवाद। जी थैंक यू मैम, बहुत आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हालात वो न रखो जो हौसलों को बदल दे, बल्कि हौसला वो रखो जो हालातों को बदल दे। हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा और कार्यक्रम में दी गई जानकारी से आप जरूर लाभान्वित होंगे।